हेलो बेटा, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा, और बहुत अच्छे तरीके से अपने घरों पर रहकर ही आप स्टडी कर रहे होंगे। सबसे पहले बेटा, आप लोग अपनी अपनी कमेंट्स इस हमारी वीडियोस पर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर्ड करती हैं। आप बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो वो भी बताइए, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो बेटा आप वो भी बताइएगा, ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। राइट? तो सबसे पहले आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करेंगे वो चैप्टर बेटा इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स क्लास 12th, और उस चैप्टर का नाम है बेटा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बेटा ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है, जो कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को, जो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनको थोड़ा सा डराता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बेटा आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये न्यूमेरिकल्स ना डराए। ठीक है? तो आइए बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो सबसे पहले बेटा मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करा देता हूं कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है। हमें पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस क्या होता है, बेसिक। तो डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब अगर आप भारत की घरेलू आय की बात करते हैं, तो भारत की घरेलू आय का क्या मतलब है? भारत की घरेलू आय का मतलब है कि भारत की घरेलू सीमाओं के अंदर एक वर्ष में कमाई गई आय, उसको हम घरेलू आय कहते हैं बेटा। और क्योंकि आज के समय में हर अर्थव्यवस्था, एवरी इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी, तो इसकी वजह से हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में बेटा इंडियंस भी इनकम कमाते हैं और फॉरेनर्स भी इनकम कमाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो डोमेस्टिक इनकम में इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम भी इंक्लूड है और फॉरेनर्स की इनकम भी इंक्लूड है। राइट? तो ये तो था बेटा डोमेस्टिक इनकम, जो हमने लास्ट वीडियोज में स्टडी भी किया है। इसके बाद बात करते हैं बेटा नेशनल इनकम की। अब यहाँ जो नेशनल इनकम की हम बात करते हैं, तो जैसे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, हम बात करें भारत की राष्ट्रीय आय क्या होगी, तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के सामान्य निवासियों के द्वारा कमाई गई आय का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो इसमें दो चीजें होती हैं बेटा, पहली अर्न्ड इनकम होनी चाहिए, केवल कमाई गई आय हो, और दूसरा वो केवल भारत के सामान्य निवासियों की आय हो। राइट? मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल में जब तक आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। डोमेस्टिक इनकम में इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई कुल आय इंक्लूड की जाती है, जिसमें इंडियंस की भी इनकम है बेटा और फॉरेनर्स की भी इनकम है। बट जहां पर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, जब नेशनल इनकम की बात करते हैं बेटा, तो नेशनल इनकम में केवल इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम काउंट करनी है। इसका मतलब हम लोगों को वो इनकम जो हमारे देश में फॉरेनर्स कमा रहे हैं, ठीक है, उसको डोमेस्टिक इनकम से हमें माइनस करना पड़ता है। और वो लोग जो इंडियंस हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, और जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में इनकम कमा रहे बेटा, उनकी इनकम को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? और वो बनता है बेटा NFIA, इसलिए हम NFIA ऐड करते हैं। तो ये बेटा राष्ट्रीय आय था, और हमें इस चैप्टर में जो सीखना है वो हमें सीखना है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। राइट? तो बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें एक चीज समझ में आई थी कि राष्ट्रीय आय जो हम निकाल सकते हैं वो हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला था हमारा आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू और वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट? दूसरा था बेटा इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जितनी इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसको आप ऐड कर दो तो भी आपका नेशनल इनकम निकल आएगा। तीसरा था एक्सपेंडिचर, क्योंकि बेटा देखिए एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की आय कहलाती है। ठीक है? जब इनकम मेथड करोगे तो इनकम मेथड देखना है हमें कि भाई इसने कितनी इनकम कमाई, बट जब एक्सपेंडिचर मेथड करोगे तो हमें एक्सपेंडिचर देखना है,
एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हम वो काउंट कर लें, ठीक है, या फिर हम लोगों की इनकम निकाल लें, या टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस किया उसकी नेट वैल्यू निकाल लें, वो सब नेशनल इनकम में ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए नेशनल इनकम के बेटा 3 मेथड बनते हैं। पहला है वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज की क्लास में हम लोग जो करेंगे वो करेंगे केवल वैल्यू एडिड मेथड। तो सबसे पहले बेटा व्हाट इज वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट। वैल्यू एडिशन क्या होता है बेटा? वैल्यू एडिशन इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो हम रॉ मटेरियल की वैल्यू, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, उसकी वैल्यू हम जितनी इंक्रीज कर देते हैं, उसकी यूटिलिटी बढ़ा के, और यूटिलिटी कैसे बढ़ी? थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जितनी वो वैल्यू बढ़ी उसी को बेटा हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एवरी प्रोड्यूसर मेक प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन रॉ मटेरियल्स। तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस पे के थ्रू रॉ मटेरियल्स की जितनी वैल्यू बढ़ती है उसी को हम वैल्यू एडिशन कहते हैं बेटा। और एक्चुअल में वही उसका जीडीपी या प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक फर्म है, फर्म एक्स, राइट, वो शर्ट बनाती है बेटा। अब शर्ट बनाने के लिए, शर्ट इज फर्म एक्स फाइनल प्रोडक्ट, राइट, बट फॉर दैट पर्पज दे नीड क्लोथ्स। मान लीजिए फर्म एक्स ने 10,000 रुपीज के क्लोथ्स, कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा। क्लोथ्स उसके लिए रॉ मटेरियल है। और फिर इस 10,000 के कपड़े पे उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो की, उसको काटा, सीला, फिर उसको शर्ट बनाकर तैयार किया। तो बेटा जब ये 10,000 रुपए के कपड़े से शर्ट बनाएंगे तो क्या उसकी वैल्यू 10,000 रुपए ही रहेगी? वो उसकी वैल्यू को बढ़ाकर बेचेंगे शर्ट के रूप में। और मान लीजिए ये हो जाता है 18,000। 10,000 के कपड़े से हमने 18,000 की शर्ट बनाई। तो बेसिकली इन दिस केस फर्म एक्स का जो आउटपुट है बेटा वो 8,000 रुपए है, क्योंकि 10,000 रुपए का जो कपड़ा वो एक्स फर्म ने नहीं बनाया है, वो किसी और ने बनाया था, जो एक्स फर्म ने परचेज किया और उस पर प्रोडक्शन प्रोसेस करके उसको 18,000 रुपए की शर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे जो 8,000 रुपए है बेटा, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन, राइट। और दिस इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन ऑफ फर्म एक्स। दिस इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन ऑफ फर्म एक्स, ठीक है। तो इट इज द increase in the value of raw materials. Value addition is the increase in the value of raw materials. अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूले में हम लिखते हैं बेटा वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। एक ही चीज के नाम बेटा। तो ये तो थोड़ा सा हमने बात की बेटा वैल्यू एडिशन के बारे में कि वैल्यू एडिशन क्या होती है। वैल्यू एडिशन रॉ मटेरियल की वैल्यू को बढ़ाना थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। रॉ मटेरियल की वैल्यू प्रोडक्शन प्रोसेस से जितनी बढ़ जाती है उसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। हर फर्म जितनी वैल्यू एडिशन करती है वही उसका कंट्रीब्यूशन होता है। हर फर्म जितनी टोटल नंबर ऑफ फर्म्स हैं उन्होंने जितनी वैल्यू एडिशन की उसको आप ऐड कर देते हैं, तो इस मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं कि इसमें बेटा मेथड कैसे है, ठीक है, कैसे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे थ्रू वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिड मेथड। तो हर मेथड में बेटा हमें कुछ स्टेप याद करने, राइट। सबसे पहले जैसे वैल्यू एडिड मेथड है
इसमें हमें 2 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। इनकम मेथड में अपने को 1 स्टेप याद रखना है और एक्सपेंडिचर मेथड में भी 1 ही स्टेप याद रखना है। जो सबसे पहला स्टेप है नेशनल इनकम निकालने का वैल्यू एडेड मेथड से, सबसे पहले हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है बेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी एक साल में हमने टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, ठीक है। हाउ द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज वी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम कहते हैं बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है बेटा 2 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये पहला स्टेप है इसका, ठीक है। 99% आपको ये चीजें मिलेगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अगर कब है ये फॉर्मूला, इफ entire goods produced does not sold during the year, मतलब जितना हमने प्रोड्यूस किया वो सारा नहीं बिका, वो सारा नहीं बिका, ठीक है। कुछ बिक गया और कुछ बच गया, तो जो बिक गया उसको हम सेल्स कहेंगे और जो नहीं बिका वो चेंज इन स्टॉक हो जाता है, वो हमारे ओपनिंग स्टॉक में चेंज लेके आता है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट आल्सो कैन बी इक्वल टू सेल्स इफ एंटायर गुड्स सोल्ड, इफ एंटायर गुड्स सोल्ड इन द मार्केट, अगर जितना हमने प्रोड्यूस किया और वो सारे का सारा मार्केट में बिक जाता है बेटा, ठीक है, तो उसको हम सेल्स और वैल्यू ऑफ आउटपुट एक ही चीज होती है। तो अब यहां पे हम इनकी बात करते हैं, सेल्स और चेंज इन स्टॉक अगर ना दे रखा हो क्वेश्चन में तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले सेल्स, बेटा सेल्स 2 तरीके की होती है, एक डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब एक अपने देश की सीमाओं के अंदर माल बेच सकते हैं हम लोग, एक दूसरे देशों में बेच सकते हैं। डोमेस्टिक सेल्स में बेटा 2 तरीके की सेल्स होती है, सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू अदर फर्म्स, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अभी मैंने शर्ट वाला एग्जांपल दिया। अगर मेरी फर्म शर्ट प्रोड्यूस करती है बेटा और मेरे पास मेरे पड़ोस से कोई शर्ट खरीदने आ जाए कि भैया मुझे शर्ट चाहिए, तो मैं उसको शर्ट बेच दूंगा, ठीक है। और उसको शर्ट अपने यूज के लिए चाहिए तो उसको हम कहते हैं सेल्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई शॉपकीपर आ जाए, रेडीमेड गारमेंट्स वाला आ जाए जो कि शर्ट्स में ही डील करता है और वो कह रहा है कि भैया मुझे आपकी फर्म से शर्ट खरीदनी है जिसको मैं आगे बेचूंगा, तो वो मेरे लिए सेल्स हैं, बट उस शॉपकीपर उस रेडीमेड गारमेंट्स वाले के लिए परचेज है। मेरे लिए वो सेल्स है, उसके लिए वो परचेज है, और उसको कहते हैं सेल्स टू अदर फर्म। और सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इसको हम बेटा जानते हैं एक्सपोर्ट के नाम से, इसको हम जानते हैं एक्सपोर्ट के नाम से। तो पहला स्टेप याद कर लो, सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहला जो स्टेप है बेटा दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक अगर सारा माल नहीं बिकता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स अगर जितना आपने प्रोड्यूस किया है वो सारे का सारा उस साल में बिक जाता है। सेल्स के 3 कंपोनेंट, सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू अदर फर्म्स प्लस सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दैट इज एक्सपोर्ट, राइट। तो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको सेल्स नहीं दे रखी है तो यू नीड टू कैलकुलेट सेल्स, ठीक है। अब इसका दूसरा कंपोनेंट बेटा, कंपोनेंट का नाम है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, एंड ओपनिंग स्टॉक, कि भाई हमारे पास साल के एंड में कितने रुपए का माल बच गया और साल के शुरू में हमारे पास कितने रुपए का माल था, उसका जो डिफरेंस है वो होता है आपका चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक,
राइट बेटा। तो ये पहला स्टेप है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड स्टेप की। इसमें हमें 2 ही स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 3 इक्वेशन लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी, हम लोगों को उन इक्वेशंस को यूज करना है। और सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है GVA एट MP, ठीक है। अगर यही चीज हम प्रोडक्ट मेथड में निकालते हैं तो हम इसको बोल देते हैं GDP एट MP। प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड में वही चीज GDP एट MP कहलाती है, और इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट वैल्यू एडिशन बाय फर्म A बाय फर्म B, तो आपको यहां तक यानी सेकंड स्टेप तक ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज GV एट MP और GDP एट MP और वैल्यू एडिशंस, राइट बेटा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, राइट। ये बेटा आपका सेकंड स्टेप है, और यही पे वैल्यू एडिशन निकलती है। क्योंकि देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए हमने 50, अभी मैंने एग्जांपल लिया 18,000 का हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया, बट उसके लिए हमने 10,000 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स हमने यूज की थी, तो हमने उसमें कितनी वैल्यू ऐड की, 8,000 की। इसके बाद हमें क्या करना है, वो जो 3 इक्वेशन हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी की थी, ठीक है, कौन सी 3 इक्वेशन, ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, और तीसरा था बेटा मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। हमको वो 3 इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी है बेटा, ठीक है। तो अब मेरे को GV एट MP हमारे पास निकल गया है। इसके बाद हमें निकालना है NVA एट MP, NVA एट MP। जब NVA एट MP निकालना है तो हमें किससे निकालेंगे, जैसे इक्वेशन बन जाती है हमें उस इक्वेशन को यूज करना है जिससे हम निकाल चुके हैं, ठीक है बेटा। तो हमें निकालना है NVA एट MP, हमारे पास है GV एट MP। हम इनको कंपेयर करेंगे बेटा, ठीक है। हमें नेट वैल्यू चाहिए, पहला था नेट और ग्रोस, और किससे निकालना है, ग्रोस से, तो हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। इसके बाद जो आपको निकालना है बेटा वो निकालना है NVA एट FC, NVA एट FC। और अब हमारे पास आ चुका है NVA एट MP, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे NVA एट MP से, ठीक है। तो अब मैंने देखा ये भी नेट हो चुका है मेरा, ये भी नेट हो चुका है, ये वैल्यू एडिड है, ये भी वैल्यू एडिड है, ये फैक्टर कॉस्ट है, बट ये क्या है बेटा, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, और यहां पर आपका डोमेस्टिक इनकम आ जाता है। NVA एट FC इज नोन एज NDP at FC and that is equal to known as domestic income। ये आपको इक्वेशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि डोमेस्टिक इनकम अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है NDP at FC, और वैल्यू एडिड में इसका मतलब होता है NVA at FC। और लास्ट स्टेप जो नेशनल इनकम वाला है, नेशनल इनकम के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं NNP at FC, राइट। NNP at FC हमें निकालना है NDP at FC से या NVA at FC से। बेटा ये भी नेट है और ये भी नेट है, ये डोमेस्टिक है और हमें क्या बनाना है, नेशनल, हमें कंपेयर करना है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन लग रही है यहाँ पे बेटा, और हम यहाँ लिखेंगे NFIA, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो फिर वो हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, ठीक है, नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडिड मेथड। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से आपकी हेल्प के लिए बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। तो आप यहां से पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। या कुछ लोग बेटा क्या करते हैं कि जो आपका
NV@FC है वो डायरेक्ट GV@MP से निकाल लेते हैं, वो डायरेक्ट GV@MP से भी निकाल लेते हैं। निकालने में कोई बुराई नहीं है। इफ़ यू आर वेरी मच श्योर कि आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, अदरवाइज यू शुड फॉलो इस स्टेप। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करें दोबारा से, ये ग्रोस है, ये नेट है। तो नेट निकालना है ग्रोस से तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं बेटा। यहाँ पे MP है, ये हमारा FC निकालना है तो माइनस करेंगे NIT, और दोबारा से हमारा ये NV@FC या NDP@FC आ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और फिर इसमें NFIA ऐड करना है, NFIA ऐड करना है। क्लियर है बेटा? तो आज हमने केवल स्टेप सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बेटा, और इसके अलावा इसकी क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वो सब भी हम लोग स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो बेटा। अगर पसंद आती है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अपनी कमेंट ज़रूर दें। अब आती है बात लास्ट में क्वेश्चन पूछने की। तो आज के जो क्वेश्चन है बेटा इसी यूनिट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आपको बताना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड वो कौन से दो तरीके हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIA। और सेकंड आपको बताना है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।